हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने बात करी थी कि कैसे चाइना द्वारा जो इनके J-35 एयरक्राफ्ट हैं, ये इनके नए एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान से टेस्ट किए जाने चालू हो चुके हैं और ये मानकर चला जा रहा है कि आने वाले 1 से 1.5 सालों में ये इन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ फुली ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो इसके कंपैरिजन में इंडियन नेवी के पास क्या सॉल्यूशन होगा, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमें ज़रूरत है अपनी सर्विलेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने की, जिसके अंतर्गत जो शिप बॉर्न या फिर कैरियर बॉर्न एवैक्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हमें इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, जो कि अभी के हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ नहीं कर सकते। हमारे पास हेलीकॉप्टर बेस्ड एवैक्स ज़रूर है, पर वहाँ पर रेंज लिमिटेशंस आ जाती हैं, एंड्योरेंस लिमिटेशंस आ जाती हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो इन फिक्स्ड विंग एवैक्स को लॉन्च करने के लिए हमें कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको हम IAC-2 के अंतर्गत पूरा करेंगे। तो नेवी का पूरा प्लान है एक हैवी एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रिक्योर करने का, जिसके बारे में हमने कुछ ही दिनों पहले चर्चा करी थी। तो अगर हम यहाँ पर चाइनीज़ नेवी की कैपेबिलिटी को बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी खुद की कैपेबिलिटी भी बढ़ाएं। एवैक्स और नए एयरक्राफ्ट कैरियर का जो प्रपोजल है वो तो है ही, साथ ही साथ हमें फाइटर प्लेटफॉर्म भी बेहतर चाहिए होंगे, ताकि फ्यूचर में वो हमें इन एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में एक काउंटर प्रोवाइड करा पाएँ। तो अभी हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल हैं, जिनसे फ़िलहाल के लिए MiG-29K फ्लाई कर रहे हैं। MiG-29K डिसेंट है, पर बहुत मॉडर्न नहीं है। खैर, वहाँ पर अपग्रेड भी प्लान किया गया है, जो कि आने वाले कुछ समय में हो जाएगा। बाकी जो INS विक्रांत है, इनसे एक्चुअली ऑपरेट होने के लिए हमारे द्वारा रफाल M प्रिक्योर किए जा रहे हैं, जिसको लेकर जो डील साइनिंग है वो इस साल के एंड से पहले करने का प्लान है और आने वाले 3 से 4 सालों में ये एयरक्राफ्ट हमें मिलना चालू हो जाएंगे। पर फिर सवाल उठता है कि इसके बाद का क्या, क्योंकि इसके बाद हमारे द्वारा विक्रांत क्लास का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जिसको इंडियन नेवी सर्विस में इंडक्ट करेगी, फिर IAC-2 को सर्विस में इंडक्ट करेगी। तो उन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कौन से एयरक्राफ्ट होंगे, क्योंकि MiG-29K की लाइफ भी लिमिटेड है और ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 से 2 दशक ही सर्विस दे पाएंगे। कंपेरेटिवली चाइना 5th जनरेशन फाइटर्स को आने वाले 1 से 1.5 सालों में पूरी तरीके से ऑपरेशनल कर लेगी और ये जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं ये इनको डेफिनेटली एक बड़ा एडवांटेज देंगे। तो इंडियन नेवी का प्लान था TDBF फाइटर को इंट्रोड्यूस कराने का, जो कि MiG-29K के रिप्लेसमेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस कराए जाते और रफाल को कॉम्प्लीमेंट करते। काफ़ी हद तक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रफाल में और TDBF में वो सिमिलर नज़र आते हैं। तो शुरुआत में जो स्पेकुलेशन दिए जा रहे थे इन एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट कंप्लीट होने के, वो 2032 के अराउंड के दिए जा रहे थे। कई जगह ये टाइमलाइन 2035 तक कोट करी जा रही थी, लेकिन अगर इसको अचीव करना है तो ज़रूरी है कि अभी से इन पर काम किया जाए। पर प्रोटोटाइप को डेवलप करने को लेकर भी अभी तक फंड्स जो हैं वो रिलीज़ नहीं किए गए हैं। तेजस Mark 2 के लिए और AMCA के लिए फंड आ चुके हैं, पर TDBF की चर्चा यहाँ पर ज़्यादा नहीं हो रही है। तो इस चीज़ को लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई और ये मुद्दा जो है गर्मा गया और इसके बारे में अब चर्चा होना चालू हो गई है। तो नेवी के साथ पहले भी ऐसा हो रखा है कि उन्होंने तेजस के प्रोग्राम में इन्वेस्ट किया, तेजस के नेवल वर्जन में इन्वेस्ट किया, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें डिज़ायर्ड प्लेटफॉर्म नहीं मिला और लास्ट में सारा पैसा इन्वेस्ट करने के बावजूद वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं और रफाल को अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए प्रिक्योर कर रहे हैं। बाकी जब TDBF को लेकर बात आ रही है तो वहाँ पर फंड्स भी अभी तक रिलीज़ नहीं किए गए हैं। इवन कुछ स्पेकुलेशन से ऐसा देखा जा रहा है कि हो सकता है हमें विक्रांत क्लास का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर TDBF से पहले ही मिल जाए, यानी कि हो सकता है उस समय नेवी को मजबूरी में एडिशनल रफाल ही लेने पड़ जाएं। तो बहुत ज़रूरी है कि TDBF के प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट अभी से चालू करी जाए और तेजस Mark 2 के पैरेलल में प्रोटोटाइप डेवलपमेंट पर काम चालू किया जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर टेक्नोलॉजी TDBF के लिए हम पहले ही डेवलप कर रहे हैं। जो एवियोनिक सिस्टम है ये AMCA और तेजस Mark 2 के प्रोग्राम से बोरो होने हैं। जो कनार्ड्स हैं ये हम तेजस Mark 2 के लिए डेवलप ही कर रहे हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट डेटा है ये LCA नेवी से हम जमा ही कर रहे हैं, चाहे ये लैंडिंग गियर को लेकर हो, चाहे ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को लेकर हो। तो इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो इसमें फर्दर डिले करने का क्या मतलब है? AMCA के फंड्स के साथ TDBF के फंड्स भी रिलीज किए जाने चाहिए थे और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट पर काम चालू किया जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम इस डायरेक्शन में नहीं गए तो ऐसा लग रहा है कि सेम पास्ट रिपीट होकर सामने आएगा, जिसके अंतर्गत हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर तो होगा, पर उससे ऑपरेट होने वाले एयरक्राफ्ट हमारे पास नहीं होंगे। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको फास्ट ट्रैक किया जाना बहुत ज़रूरी है, या तो इसको पूरी तरीके से स्क्रैप किया जाना चाहिए, ताकि आगे चलकर नेवी करंट सिचुएशन को फेस ना करे कि वो इस प्रोग्राम में अच्छा खासा पैसा स्पेंड भी कर दें और समय पर उनको ये एयरक्राफ्ट मिले भी ना।
बेटर रफाल के एडिशनल नंबर पर जाया जाए और उसी को मैक्सिमम इंडिजनाइज करने की कोशिश करी जाए, यानी कि इन इम्पोर्टेड फाइटर को लेकर हम पूरी तरीके से अपने आप ही सर्विस भी कर पाएँ, इनके वेपन्स को भी हम ही इंटीग्रेट कर पाएँ और डिपेंडेंट ना रहे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर पर। ये हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो कैपेबिलिटी हमें डेवलप करनी है स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग को लेकर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेकर, ये हम तेरस मार्क 2 और AMC के प्रोग्राम में अचीव कर ही लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि हम बना सकते हैं इसका मतलब ये है कि सब बनाए और कैपेबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए ये चीज़ें हम करें। या तो चीज़ों को प्रॉपरली किया जाए या तो उसको ना ही किया जाए तो बेहतर है। फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम LCA नेवी का प्रोग्राम देखें तो नेवी के फंड्स जो इस प्रोग्राम में लगे हैं उसका नेवी को फ़ायदा नहीं हुआ है। इसके बजाय इनको फाइटर इंपोर्ट ही करने पड़े हैं। हाँ, फ़ायदा यहाँ पर तब होता अगर नेवी द्वारा कुछ नंबर में LCA नेवी भी ऑर्डर किए जाते, जो कि नहीं किए गए। एज अ ट्रेनर भी इन्होंने LCA नेवी ऑर्डर नहीं किए हैं। तो TDBF का जो प्रोग्राम है अगर उसे आप देखें भी तो कोई बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम नहीं लगता है। ये एक तरीके से बाई प्रोडक्ट लगता है तेरस मार्क 2 और AMC के प्रोग्राम का, और इसका कॉन्सेप्ट भी आए बहुत समय नहीं हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि नेवी शुरुआत से ही TDBF का वेट कर रही थी। R&D इंपॉर्टेंट होती है कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए, और वो हमें TDBF के प्रोग्राम से ही नहीं मिलने वाली है। ये एक्चुअली हमारी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट का बाई प्रोडक्ट होने वाला है, ये कहा जा सकता है। तो नेवी को यहाँ पर थोड़ा वाइस होना पड़ेगा और उन्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो TDBF के साथ आगे जाना चाहते हैं या नहीं। अगर आगे जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से फंड्स की मांग जल्द से जल्द करनी पड़ेगी और समय पर इन प्लेटफॉर्म को डेवलप करने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ नहीं करी जाती है तो क्लियरली इस प्रोग्राम को स्क्रैप किया जाना चाहिए और आगे जो भी प्लेटफॉर्म लेने हैं उनके प्रोक्योरमेंट पर काम किया जाना चाहिए। और अगर रफाल ही ले जाने हैं तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजनाइज किया जाए, ताकि उस प्लेटफॉर्म को लेकर हम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी कि फ्रांस पर या फिर डसॉ एविएशन पर डिपेंडेंट ना रहें, जिसका प्रयास हमें इनिशियल 26 रफाल की डील में भी दिख रहा था, जहां पर रडार से लेकर इंडिजिनस वेपन्स की भी मांग करी गई थी। तो कैपेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, पर हर चीज़ खुद मैन्युफैक्चर करना भी बहुत ज़रूरी नहीं है। इवन US द्वारा भी कई वेपन सिस्टम इजराइल से इंपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास कैपेबिलिटी है, फंड्स भी हैं, वो ये चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। पर क्या ये डेवलप करना ज़रूरी है? अगर आपके पास कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन जब आपको चाहिए तब अवेलेबल है तो ये चीज़ नहीं है। तो TDBF के प्रोग्राम को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। ये तब फ़ायदेमंद होता अगर एयरफोर्स भी ऑनबोर्ड होती और वो ORC जैसे प्लेटफॉर्म को इस प्रोग्राम से देख रहे होते। जैसे कि रफाल को डेवलप किया गया है, पहले नेवल फाइटर की तरह ही रफाल को बनाया गया था, फिर एयरफोर्स ने भी उसको एक्वायर किया, तो वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट नंबर है वो बढ़ गया और जो R&D में पैसा लगाया गया वो वर्थ हुआ। पर TDBF के प्रोग्राम को लेकर अभी तक एयरफोर्स का कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो नंबर्स की रिक्वायरमेंट है ये भी अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर कब तक आएंगे, कितने आएंगे, इसको लेकर भी क्लैरिटी नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस प्रोग्राम को फिर से रिव्यू किया जाए और जो भी डिसीजन हो उसको जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि यहाँ पर क्लैरिटी मिले जो कि पास्ट में हमें नहीं मिलती थी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।